प्रियांशु अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई था। वो सब बहुत छोटे थे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था, लेकिन प्रियांशु ने हिम्मत नहीं हारी और उसने मेहनत करके अपनी बहनों का पेट पाला और उनके लिए पक्का घर बनवाया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी तीसरी बहन बोली, भैया आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मतलब ये कि आपने हम चारों के लिए भाभी भी ढूंढ ली और हमें बताया तक नहीं। हाँ भैया, हम सब अब आपका घर बसते हुए देखना चाहते हैं। अपनी खुशी देखकर प्रियांशु मलाइका से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। मलाइका एक अमीर घर की लड़की थी। उसके शब्दों में हमेशा अमीरी झलकती थी। अमीर घर से होने के नाते वो बहुत डिमांडिंग भी थी। शादी के दिन वो अपनी 4 नंदों को देखती है और कहती है, ओह अच्छा, तो ये है मेरी 4 नंदे जिन पर मेरा पति अपनी जान छिड़कता है, लेकिन अब मैं इन भाई बहन के प्यार का ये बंधन खत्म करके ही रहूंगी। गृह प्रवेश करके मलाइका घर आती है। अगले दिन वो महंगी सी साड़ी पहनकर तैयार होती है। वाह भाभी, आपकी ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो होगी, पूरे 40,000 की साड़ी जो है। अब इतनी महंगी ड्रेस लेना तुम चारों गरीबों के बस में कहां। अपनी भाभी के हाथों अपना मजाक बनता देख सौम्या की आंखें भर आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रियांशु ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए बाहर चला जाता है। मलाइका अब चारों से खूब काम करवाने लगी। जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। पायल कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन वो पीते ही मलाइका को गुस्सा आ जाता है और वो गर्मा गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिरा देती है। आह माँ, मेरा हाथ, आह छी, ये कोई कॉफी है इतनी घटिया। सीमा, तू जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना कर ला। कुछ देर बाद डर के मारे सीमा आलू के पराठे दही के साथ अपनी भाभी को खाने को देती है, जिसका पहला निवाला मुंह में डालते ही वो उस प्लेट को उठाकर फेंक देती है। मैं अमीर घर की बेटी हूँ, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ ना, वहाँ नौकर बनने की हैसियत भी नहीं है तुम्हारी। मुझे ये गया गुजरा खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए अब से मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग इस घर में खाना बनना चाहिए, समझी। अब सुबह से शाम तक मलाइका अपनी 4 नंदों से सारा दिन काम करवाती और उन सबको खाने के नाम पर 2-2 सूखी रोटी ही देती। भाभी, अब क्या हमें अपने ही घर में रूखी सूखी रोटी खानी पड़ेगी। ओए होए, नखरे तो देखो इसके। सारा दिन मेहनत करे मेरा पति और अच्छा अच्छा खाना चाहिए इन महारानियों को। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। मलाइका वो सूखी रोटी भी कूड़े में फेंक देती है और रसोई में ताला लगा देती है। उस रात उन चारों को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन जब पायल सफाई कर रही थी तो गलती से उसके हाथ से एक महंगा शोपीस जो मलाइका को शादी में मिला था वो टूट जाता है। ये देख वो गुस्से में अपनी ननद को थप्पड़ मारती है। माफ करना भाभी, मुझे ये दिखाई नहीं दिया। चील जैसी इतनी मोटी मोटी आंखें लिए बैठी है, फिर भी तुझे ये दिखाई नहीं दिया। तुझ गरीब को तो पता भी नहीं होगा ये कितना कीमती है। तभी बाकी तीनों बहनें भी वहां आती हैं और अपनी बहन को अपनी अमीर भाभी से बचाती है। बस बहुत सह लिया हमने आपका अत्याचार, लेकिन अब और नहीं। आप भी बाकी उन सब अमीरों की तरह निकली जो हम गरीबों पर अत्याचार करते हैं और हमें अपने पांव की धूल समझते हैं। मुझसे जुबान लड़ाओगी तुम चारों? अभी के अभी निकलो तुम मेरे घर से। मलाइका उन चारों को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो सब मजबूर हो जाती हैं। उधर प्रियांशु जब वापस लौटा तो मलाइका ने उसे झूठ मूठ की कहानी सुना दी। मैं नहीं मानता कि मेरी बहनें ऐसा कर सकती हैं। मैंने तो खुद कभी नहीं सोचा था कि इतनी भोली भाली दिखने वाली नंदे हमारी नाक कटवा कर भाग जाएंगी। अब तो उनकी ऐसी हरकतें देखकर मेरा यहाँ रहने का मन ही नहीं करता। ना जाने तुम्हारी पीठ पीछे उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे यहाँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम होम लोन लेकर इस छोटे से घर को बेचकर बड़ा घर ले लें, लेकिन लोन मेरे अकाउंट से उठाएंगे तो लोन में इंटरेस्ट कम जाएगा, इसलिए तुम सारे पैसे मेरे अकाउंट में शिफ्ट कर दो। जैसा तुम्हें ठीक लगे मलाइका। प्रियांशु सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल देता है, साथ ही मकान को भी बेच देता है और उसके पैसे भी मलाइका के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन एक फ्रॉड कॉल आने से मलाइका उसके जाल में फंस जाती है और उसके अकाउंट से सारे पैसे कट हो जाते हैं। साथ ही प्रियांशु की नौकरी भी चली जाती है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं, जहाँ एक रोज उन चारों बहनों की नजर उन पर जाती है। भैया भाभी, आप यहाँ? तुम चारों आखिर क्यों घर से भागी? तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम घर से नहीं भागी भैया, बल्कि भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। वो तो शुक्र है हमें एक जगह काम मिल गया और हमने खुद का घर ले लिया। मुझे माफ कर दो तुम चारों, मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। फिर वो उन चारों को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी को माफ कर देती है और अपने साथ उन्हें अपने घर ले आती है। घर के सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। माँ जी, हम लोग तैयार हो चुके हैं। हाँ माँ, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा,
शादियों का सीजन चल रहा है। वैसे ये कंचन और मुकुल कहाँ हैं? मैं आ गया भैया। कंचन बस बाल बनाकर आ रही है। उसके बाल कोई रेखा और जयाप्रदा हीरोइनों जैसे लंबे तो है नहीं, जोड़ी बनाने में वक्त लग रहा है उसे। प्रेमा, वो क्या कहते हैं, बहू के बाल कौन सी कटिंग के हैं? माँ जी, ब्लेंड कटिंग। हाँ वही तो। अब तुम अपने आप को ही देख लो प्रेमा, ये चोटी में गजरा लगाकर तुम्हारे बाल कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं इस मुकुल को परकटी कंचन में क्या दिखाई दिया, जो लव मैरिज करके ले आया। रत्ती भर भी सुंदर नहीं दिखती। प्रेमा कंचन से लाख गुना सुंदर दिखती है। कंचन बहू थोड़ी और देर लगा देती तैयार होने में तो क्या होता, फेरों के समय पहुंच जाते। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ कंचन बहू, तुम्हारे बाल तो इतने छोटे हैं कि उंगलियों पर गिन दूं, फिर भी तुम्हें इतना समय तैयार होने में लग जाता है। प्रेमा बहू को देखो, इतनी सुंदर चोटी भी बनाई, गजरा भी लगाया, साड़ी भी पहनी, फिर भी 10 मिनट में तैयार होकर आ गई। माँ जी, वो साड़ी में सिलवटें ज्यादा थी तो प्रेस करने में समय लग गया। कंचन की सास जब ताने देती तो जेठानी प्रेमा कंचन पर हंसने लगती थी। इसी बात को लेकर कभी कभी कंचन बहुत दुखी हो जाती। माँ, आप जानती हो, मेरे छोटे बाल आज मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं। माँ जी मुझे हर वक्त ताने देती रहती हैं। कंचन, बचपन से मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारे बाल बड़े हो जाएं, पर तुम्हारे बाल लंबे ही नहीं होते थे। जैसे ही थोड़े बड़े होने लगते थे, झड़ने शुरू हो जाते थे। इस वजह से मैंने तुम्हारे बाल छोटे ही रखे। कंचन फोन रख देती है। वो इसी तरह अपने छोटे बालों की वजह से दुखी रहने लगी थी। एक दिन कंचन किसी काम से बाजार गई तो उसने देखा रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हैं और लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछकर खुशी खुशी जा रहे हैं। कंचन भी उन साधु बाबा के पास जाती है। प्रणाम साधु बाबा। जीती रहो बेटी, कहो तुम्हारी क्या समस्या है? अगर मैं साधु बाबा से बालों को लंबा करने का कोई उपाय पूछ लूं तो माँ जी मुझे ताने देना बंद कर देंगी और प्रेमा भाभी मेरे ऊपर हंसेगी भी नहीं। बाबा, क्या कोई उपाय है कि मेरे बाल लंबे हो जाएं? अच्छा, तो तुम्हें अपने बाल लंबे करने हैं, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? कंचन साधु बाबा को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसके बाद वो साधु बाबा हवा में हाथ उठाते हैं और उनके हाथ में एक कंघी आ जाती है। ये लो बेटी, ये कंघी तुम्हारे छोटे बालों को लंबा कर देगी। क्या सचमुच बाबा इस कंघी से मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बस तुम्हें इसी कंघी से अपने बालों को संवारना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने ये कंघी देकर मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। पर ध्यान रखना, इस कंघी के कुछ नियम हैं। इस कंघी का उपयोग सिर्फ तुम्हें ही करना है। यदि तुम्हारे अलावा किसी और ने अपने बालों पर ये कंघी की तो वो गंजा हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। साधु बाबा से कंघी लेकर कंचन खुशी खुशी घर लौट आती है और घर आकर सारी बात अपनी सास और जेठानी को बताती है। माँ जी, पर साधु बाबा ने मुझे एक बात ध्यान रखने के लिए कही है कि इस कंघी का इस्तेमाल सिर्फ मुझे ही करना है। अगर किसी और ने इस कंघी का उपयोग किया तो वो गंजा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखना कि इस कंघी का कोई भी इस्तेमाल न करे। अरे तेरे ही बाल लंबे हो जाएं। अब इस बुढ़ापे में मैं क्या करूंगी अपने बाल लंबे करके। चल, कुछ तो तेरा भला हुआ। और मुझे वैसे भी कंघी करने की आदत नहीं है, मैं तो हेयर ब्रश यूज करता हूँ, तो तुम्हारी इस कंघी का इस्तेमाल तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। पर फिर भी सावधानी के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अच्छा माँ जी, मैं इस कंघी से अपने बाल संवार कर देखती हूँ। ऐसे सोच रही है जैसे इसके बालों पर कंघी लगेगी और लंबे हो जाएंगे। मैं भी देखती हूँ ये कंघी क्या कमाल दिखाती है। अभी जब बाल लंबे नहीं होंगे तो माँ जी का एक और ताना तुझे सुनना पड़ेगा। देखना, सबसे पहले मैं ही तेरे ऊपर हंसूंगी। कंचन जैसे ही उस कंघी से बाल संवारने लगती है, देखते ही देखते कंचन के बाल लंबे होते चले जाते हैं और इतने लंबे हो जाते हैं मानो जमीन छू लेंगे। कंचन के बाल घने, लंबे और बेहद ही सुंदर हो जाते हैं। ये देखकर मुकुल और उसकी सास बहुत खुश होते हैं। माँ जी देखो, मेरे बाल लंबे हो गए। ये तो कमाल हो गया कंचन बहू, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हो गए। लंबे बालों में तुम सुंदर लग रही हो कंचन। साधु बाबा ने कंघी के रूप में तुम्हें कोई वरदान दे दिया। इसके बाल तो सचमुच लंबे हो गए। अब तो माँ जी कंचन को कोई ताना नहीं देगी, बल्कि इसके बालों की तारीफ ही करेंगी। माँ जी देखो, मैंने कितनी सुंदर चोटी बनाई है। ये चोटी का डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है कंचन। तू लंबे बालों की चोटी बनाना भी जानती है? हाँ माँ जी, वो मैंने बहुत पहले बालों के नए नए डिजाइन बनाना सीखा था, पर मेरे बाल छोटे थे इसलिए कभी हेयर स्टाइल बनाने का मौका ही नहीं मिला। कंचन, हेयर स्टाइल से याद आया, क्यों ना तुम सोशल मीडिया पर अपने लंबे बालों के नए नए हेयर स्टाइल बनाकर डालो, लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आइडिया तो अच्छा है, क्यों माँ जी?
तो और क्या, जब तेरे इतने सुंदर और लंबे बाल हो ही गए हैं तो लोगों को भी तो दिखे कि मेरी बहू के बाल कितने लंबे हैं। कंचन के लंबे बालों की तारीफ आस पड़ोस में भी होने लगी और मोहल्ले की औरतें जब भी कंचन से मिलती तो उसके लंबे बालों की तारीफ करने लगती। कुछ भी कहो जानकी, तुम्हारी बड़ी बहू के बाल तो पहले ही अच्छे थे, पर छोटी बहू के बाल लंबे होकर और सुंदर हो गए हैं। तो और क्या, मैं अपनी दोनों बहुएं सुंदर ही ढूंढ कर लाई हूँ। दोनों नहीं, सिर्फ एक बहू। ये कंचन तो परकटी थी, छोटे बालों वाली। कहीं ऐसा तो नहीं कंचन ने जानबूझकर ये बहाना बनाया है कि इस कंघी का इस्तेमाल इसके अलावा कोई और करेगा तो गंजा हो जाएगा। ये झूठ बोल रही है। इसे ये लगता है कि अगर मैंने इस कंघी से बाल संवारे तो मेरे बाल भी इसके जैसे सुंदर हो जाएंगे, इसलिए इसने ऐसा बोला होगा। कोई बात नहीं, मैं छुपकर इसकी कंघी से ही बाल बनाऊंगी, फिर तो मेरे बाल और भी लंबे और सुंदर हो जाएंगे। देखने में तो मैं वैसे भी इस कंचन से बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। कंचन की जेठानी प्रेमा के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो चुकी थी, इसलिए जब कंचन रसोई में थी तो प्रेमा उसके कमरे में गई और वो कंघी उसने उठा ली। अब देखते हैं मेरे बाल भी लंबे होने से कौन रोकता है। अच्छा झूठा बहाना बना रही थी कंचन। अब जल्दी जल्दी कंघी से अपने बाल लंबे कर लेती हूँ और चुपचाप वापस इसके कमरे में रखाऊंगी। प्रेमा जैसे ही उस कंघी से बाल संवारने लगती है, अचानक ही उसके बाल गायब हो जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। ये क्या हो गया? मैं गंजी कैसे हो गई? मेरे बाल कहाँ गए? हे भगवान, इसका मतलब कंचन सच बोल रही थी। मैंने उसकी बात को नहीं माना। ये सब मेरी ईर्ष्या भावना के कारण हुआ है। मेरे अपने बाल बहुत सुंदर थे, मैंने क्यों लालच किया? मुझे अपने बालों से ही संतुष्ट रहना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो गंजी हो गई। क्या हुआ भाभी? आपके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं कमरे में आई हूँ। अरे, आप गंजी कैसे हो गई? कहीं आपने... प्रेमा बहू, ये क्या हो गया? तुम गंजी कैसे हो गई? तुम्हारे सुंदर बाल कहाँ गए? माँ जी, कंचन के लंबे बाल देखकर मैं जलन में भर गई थी, इसलिए मैंने उसकी कई बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं इस कंघी से अपने बाल संवारने लगी। पर जैसे ही मैंने अपने बालों पर इस कंघी को लगाया, गंजी हो गई, मेरे बाल गायब हो गए। कंचन, कुछ करो, मैं इस रूप में नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो कंचन, मेरी सहायता करो। मैं फिर से अपने वही बाल वापस चाहती हूँ जो मेरे पहले थे। इसके लिए मुझे उन्हीं साधु बाबा के पास दोबारा जाना होगा। पर आप चिंता मत करो भाभी, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढकर जरूर लौटूंगी। बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें इस कंघी को बहुत संभाल कर रखना है। अब इसका एक ही उपाय है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी जेठानी के बाल फिर से वापस आ जाएं, तो इसके लिए तुम्हें अपने इन बालों का बलिदान देना होगा और वापस अपने छोटे बालों के साथ उसी रूप में आना होगा। मुझे मंजूर है बाबा, पर कम से कम मेरी जेठानी के बाल तो वापस आ जाएंगे। मैं तो छोटे बालों के साथ पहले भी खुश थी, तो आगे भी खुश रह लूंगी। तुम घर जाओ, तुम्हारी जेठानी के बाल वापस आ चुके होंगे। कंचन, मेरे बाल फिर से वापस आ गए। तुमने ऐसा क्या किया कंचन? तुम्हारे बाल छोटे कैसे हो गए? तुम्हारे लंबे बाल कहाँ गए? कंचन साधु बाबा की बात सबको बताती है। प्रेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेमा बहू, आज मुझे पता चल गया, हमारी कंचन सचमुच बहुत सुंदर है। बाल छोटे हो या लंबे, देखने वाले का नजरिया अच्छा होना चाहिए। और फिर इतना सुनते ही कंचन अपनी सास और जेठानी के गले लग जाती है।